आज का जो टॉपिक है आवाज आ रही है मेरी? जी मैम आ रही है। अच्छा। जो आज का टॉपिक है वो हमने जो पीछे हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे उसमें हमने सीरियल, ग्रेन और वेजिटेबल और फ्रूट्स कवर किया था, क्योंकि जो हमारे स्टार्च और सीरियल वाले ग्रुप में है, कार्बोहाइड्रेट वाले ग्रुप में जो है वो ज्यादातर सीरियल, ग्रेन्स और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह आते हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है प्रोटीन की। तो जो प्रोटीन हमने आज स्टार्ट करना है, तो प्रोटीन का पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद फिर हम इंडिविजुअल जो है फूड ग्रुप पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे पास एग्स हैं, मीट है, जिन चीजों में हमारे पास प्रोटीन जो है वो अवेलेबल होती है। अब जो प्रोटीन है इसकी आपको बहुत हद तक नो हो है, आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी है, तो वेरी मच रेलेवेंट है उससे, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। बहुत सी चीजें जो है वो पुरानी ही होंगी। अच्छा, आपको पता है कि जो ह्यूमन बॉडी है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उनका जो सेल्स हैं मोस्टली जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, जो कि 50% जो है वो टोटल ड्राई वेट का प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। हर प्रोटीन का अपना एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होता है, उसकी शेप होती है, और जो कि ह्यूमन सेल या लिविंग सेल के अंदर जो है स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। अब जो हमारा सिस्टम है उसमें ज्यादातर कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। हमारे ब्लड में जो है बहुत सारे कैरियर्स होते हैं जो प्रोटीन के होते हैं, और वो चीजें जो है वो कैरी करके लेके जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो इंजाइम्स होते हैं वो हमारी बॉडी में जितने भी ज्यादा फंक्शंस हैं, मेटाबॉलिज्म्स हैं, उनमें एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। ये सब चीजें आपको पता है। इसके अलावा जो प्रोटीन बेसिकली जो स्ट्रक्चर है, या आप कह सकते हैं जो प्रोटीन का फॉर्मूला है, उसमें ज्यादातर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन के स्ट्रक्चर में ये चार चीजें प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ एडिशनल एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। सपोज सल्फर है, जैसे सिस्टीन है अमाइनो एसिड, उसमें सल्फर प्रेजेंट होता है, तो जिन जिन प्रोटीन के स्ट्रक्चर में सिस्टीन प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली वहाँ पे सल्फर भी प्रेजेंट होगा। इसके अलावा फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, कॉपर प्रेजेंट होता है, जिंक प्रेजेंट होता है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारी प्रोटीन है, आपको पता है अमाइनो एसिड से मिलके बनती हैं, और जो 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं जो कि नेचर में प्रेजेंट हैं और जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एटलीस्ट हमारी बॉडी में 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि नेचर में प्रेजेंट हैं और वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट 200 के करीब अमाइनो एसिड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जिसमें 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, उनके अपने स्ट्रक्चर है, उनकी अपनी कंपोजिशन है, उनके अपने फंक्शन है, डिपेंडिंग के उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और उनका क्या स्पेसिफिक फंक्शन है, हम उनको डिफरेंट तरह क्लासीफाई भी करते हैं। अगर हम उनके, और वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, तो अगर हम स्लाइटली चेंज भी करेंगे उनके स्ट्रक्चर में, तो वो क्या कर देगा, वो उस प्रोटीन को या उस अमाइनो एसिड को डीनेचर कर देगा। ठीक है। जिसकी वजह से जो उसका स्पेसिफिक फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं हो सकेगा। समटाइम्स जो होता है कि हम पीएच में या हीट करके डिजायरेबल चेंजेस भी लेके आते हैं। ठीक है। जैसे हीट करते हैं हम प्रोटीन को एग की बॉयल करने में या एग फ्राई करने में, तो वो हमारी डिजायरेबल चीज है कि हम जो है वो प्रोटीन को हीट कर रहे हैं। इसके अलावा हम अक्सर जो है वो पीएच में चेंज लेके आते हैं, क्योंकि हमें कॉटेज चीज जो है वो हम बनाते हैं, एसिड को मिल्क में ऐड करते हैं तो कॉटेज चीज बनती है। ठीक है। ऑब्वियसली उसका अपना एक प्रोसेस होगा, और फिर उसको हीट करते हैं, स्टर करते हैं, तो हमारे पास कॉटेज चीज आती है। बेसिक बात यह है कि जो हमारा डिजायरेबल फंक्शन है कि हम पीएच में चेंज ला रहे हैं और हमें एक प्रोडक्ट चाहिए जिसका नाम है कॉटेज चीज। समटाइम्स जो है वो अनडिजायरेबल होता है पीएच चेंज, जो कि है वो उस चीज को वो खराब कर देते हैं। जैसे अगर सोरनेस हो जाती है मिल्क में, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो पीएच को ड्रॉप कर देते हैं, तो मिल्क जो है वो खराब हो जाता है। तो इस पे हम कहते हैं कि ये हमारी डिजायरेबल चेंज नहीं है, हमने डिजायरेबली जो है वो पीएच में चेंज नहीं लेके आई कि हमें जो है वो सोर मिल्क चाहिए, या जो मिल्क है उसकी, कौन है,
अच्छा, उसके बाद जो है फंक्शनली तो इम्पोर्टेंट है ये, न्यूट्रिशनली भी प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर जो हमारे मेल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम होते हैं मोस्टली जो है, किसका माइक ऑन है? मोस्टली जो हमारे पास इन्फेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, या हमारे पास जेरियाट्रिक पेशेंट मतलब 60+ एज के एल्डर पेशेंट्स होते हैं, उनमें मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो प्रोटीन्स जो हैं वो फंक्शनली हमारी बॉडी में तो परफॉर्म कर रही होती है, न्यूट्रिशनली भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा ये टेक्सचर देती है फूड को। अच्छा, अब ये जनरल अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, आपको पता होगा कि इसमें कार्बन एटम होता है जिसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, अमाइनो ग्रुप अटैच होता है, हाइड्रोजन एटम अटैच होता है। किसका माइक कौन है? निदा इस्लाम का। इसके अलावा उसके साथ एक आर ग्रुप अटैच होता है। आर ग्रुप क्या होता है? ये वो स्पेसिफिक ग्रुप या साइड चेन होती है जो किसी भी अमाइनो एसिड को स्पेसिफिक इम्पार्ट करती है प्रॉपर्टीज, या आप कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक, और ये डिफरेंट होती है हर प्रोटीन में। जो जनरल फार्मूला है वो है ग्लाइसिन का। ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं, इसके स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। बनाना नहीं आपको मे भी आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सेरीन है, तो सेरीन में क्या ऐसा है जो उसको ग्लाइसिन से डिफरेंट कर रहा है? थ्यूरिन में ऐसा क्या है जो उसको सेरीन से डिफर कर रहा है? सिस्टीन में ऐसा कि जैसे मैंने आपको सिस्टीन में बताया था कि सल्फर प्रेजेंट है, थायोल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हर एक के में स्पेसिफिक आर ग्रुप है जिसकी वजह से वो डिफर करता है दूसरे अमाइनो एसिड से। अच्छा, ग्लाइसिन जो है वो सबसे बेसिक अमाइनो एसिड है जिसमें सिर्फ आर ग्रुप में की जगह हाइड्रोजन एटम अटैच होता है। ठीक है। अब ज्विटराइन क्या होता है, कौन बताएगा? ज्विटराइन वो होता है जिसके अंदर जो है वो आयनिक फॉर्म में चेंज हो जाए कोई मॉलिक्यूल, और दोबारा न्यूट्रल फॉर्म में भी चेंज हो सकता है। कोई और बताएगा? विशाल? विशाल, सो रहे हो ना? एक मिनट, मेरा माइक म्यूट था और मैं बोली जा रही थी, मुझे पता नहीं था क्या पूछने है। ज्विटराइन, ज्विटराइन वो है जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, मतलब इसमें पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। अच्छा, जो ज्विटराइन है ना, ये डिपेंड कर रहा होता है पीएच के ऊपर कि आपके सोल्यूशन की पीएच क्या है। अगर तो पीएच 7 है, न्यूट्रल पीएच है, तो जो अमाइनो एसिड है वो ज्विटराइन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ज्विटराइन की फॉर्म में मतलब है कि आयोनाइज फॉर्म में, जिनके ऊपर आयोनिक चार्ज प्रेजेंट होता है। जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप में हाइड्रोजन रिमूव हो गया है न्यूट्रल पीएच पे, पीएच 7 पे, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, और जो अमाइनो ग्रुप है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और वो अमोनिया बन गया है। ठीक है। अब इसी की बेस पे ये बिहेव करते हैं एज एन एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होते हैं कि ये एज एसिडिक भी बिहेव कर रहे होते हैं और एज बेसिक भी बिहेव कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग के पीएच क्या है। जब वो एक एज अ एसिड बिहेव कर रहे होते हैं, तो एसिड का मतलब है कि वो प्रोटॉन डोनर है। प्रोटॉन डोनर क्या है कि जो अमोनिया है वो अपना हाइड्रोजन आयन जो है वो देने की एबिलिटी रखता है। ठीक है। एज अ सेम टाइम अगर वो एज अ बेस एक्ट कर रहे हैं, तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज है वो एबिलिटी रखता है कि वो एक हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करे। ठीक है। तो जो न्यूट्रल पीएच पे जो अमाइनो एसिड है वो एज ए ज्विटर आयन के तौर पे आयोनाइज फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और बिहेव, इनकी प्रॉपर्टी है, आप कह सकते हैं कि ये एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक इन नेचर का मतलब है कि डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट तरह बिहेव कर सकते हैं। एसिडिक भी बिहेव कर सकते हैं, बेसिक भी बिहेव कर सकते हैं। ठीक है। एक्टिंग एज एसिड का मतलब है कि जब वो एज एन एसिड बिहेव कर रहे हैं। ठीक है। और जब वो एज बेसिक बिहेव कर रहे हैं तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर सकता है। अब हम कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं अमाइनो एसिड को डिफरेंट तरह। जैसे सबसे पहले हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर साइड चेन है। अगर हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि वाटर रिपेलेंट होते हैं ये, अगर उनके साथ हाइड्रोकार्बन चेन अटैच है तो वो वाटर रिपेलेंट है और वो हाइड्रोफोबिक की तरह जो है वो बिहेव करें। जैसे एलानीन है, इसकी साइड चेन जो है वो मिथाइल ग्रुप है,
और आपको पता है कि जो मिथाइल ग्रुप है वो हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन है तो वो वाटर रिपेलेंट है, ये वाटर में जो है वो इंटरेक्शन डिसॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास विलीन और ल्यूसीन है उनकी ब्रांच हाइड्रोकार्बन होती है, तो वो भी जो है वो हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर की तरह बिहेव करते हैं। प्रोलीन जो है वो बेंजीन रिंग होती है, आपको पता है, तो वो भी एज अ नॉन पोलर जो है वो एक्ट करती है। इसके अलावा जो हमारे पास मेथियोनिन और सल्फर है वो नॉन पोलर है। वो नॉन पोलर क्यों है कि उनके पास जो है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती हैं, ठीक है, तो वो भी जो है वाटर को अवॉइड कर रहे होते हैं अपने साथ इंटरेक्ट करने से, क्योंकि इनमें सल्फर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा दूसरी जो हम क्लासीफाई करते हैं वो है पोलर और अनचार्ज्ड और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक है कि वो वाटर के साथ जो है वो कंबाइन कर सकते हैं, वाटर के साथ कंबाइन कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है या अमाइड ग्रुप होता है या थायोल ग्रुप होता है, तो वो भी जो है वो एज अ हाइड्रोफिलिक इन नेचर काम करते हैं, जिसमें हमारे पास सिस्टीन है, ग्लूटामीन है और सीरीन है। क्योंकि सीरीन में हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट होता है और सिस्टीन में थायोल ग्रुप प्रेजेंट होता है और ग्लूटामीन में हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। आवाज नहीं आ रही? अब आइए मैम। अच्छा, इसके अलावा जो कुछ अमीनो एसिड्स हैं वो एज अ डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बनाते हैं, जैसे सिस्टीन है, जब सिस्टीन आपस में कंबाइन करते हैं, सिस्टीन सिस्टीन आपस में कंबाइन करते हैं तो वो डाइसल्फाइड लिंकेज बनाते हैं, क्योंकि उनमें थायोल ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्योंकि उनमें सल्फर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जब, और ये जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो हीट स्टेबल होता है, रेजिस्टेंट होता है। तो जिस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में सिस्टीन प्रेजेंट होता है वो आप कह सकते हैं कि मोर हीट स्टेबल है, मोर रेजिस्टेंट टू एनी चेंज है। जैसे कि अगर आप पीएच भी ऐड कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं या हीट दे रहे हैं, तो वो उसको रेजिस्ट करता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड है, और वो जो है मोर स्टेबल है और मोर स्ट्रॉन्ग है देन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अलावा जो थर्ड है वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज जैसे बेसिक अमीनो एसिड है जिसमें हमारे पास लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन है, क्योंकि इनके अंदर एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक है। अगर किसी एक अमीनो एसिड में अमाइनो ग्रुप होता है, अगर किसी में एक अमाइनो ग्रुप है तो जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज या बेसिक अमीनो एसिड है उनमें दो होंगे, ठीक है। तो उनके एग्जाम्पल है हमारे पास लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। कुछ होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, जैसे स्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, क्योंकि इनमें एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है। अब ये जो ऑपोजिटली चार्ज ग्रुप्स होते हैं इनमें आयोनिक इंटरेक्शंस होती हैं। आयोनिक इंटरेक्शन आपको पता ही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान होती है, ठीक है। अब इसमें आपने पढ़ लिया प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, समटाइम इनके अंदर जो है डाइसल्फाइड ब्रिजेस कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, और समटाइम इनमें आयोनिक इंटरेक्शन भी हो सकती है। अब प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर आपको पता है कि 4 तरह का होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वाटरनरी है। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो सिंपल एक स्टेट चेन होती है अमीनो एसिड की, जो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक करते हैं, और इनके स्ट्रक्चर में कोई ऐसी स्पेसिफिक बात नहीं होती, लेकिन ये बेस होते हैं नेक्स्ट किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसी से आगे जो है फर्दर सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनते हैं। तो अगर यहाँ कोई डिफेक्ट होगा तो फिर ओवरऑल प्रोटीन में डिफेक्ट होगा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर की ये इंपॉर्टेंस है कि वो सिंपली अगर एक लाइन में अमीनो एसिड पेप्टाइड लिंकेज के साथ अटैच है तो ये नहीं है कि उनकी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है या उनकी कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, ये वेरी मच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई डिफेक्ट आएगा तो प्रोटीन वहीं से खराब हो जाएगी। तो आगे फर्दर कितनी भी कॉइलिंग हो रही है, अल्फा हेलिक्स बन रही है, बीटा प्लीटेड शीट्स बन रही है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन रहा है, वो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे ही डिफेक्ट आ गया है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें आपको पता है अल्फा हेलिक्स होती है, या बीटा प्लेटेड शीट होती है, या रैंडम कॉइल्स होती हैं। जो अल्फा हेलिक्स होता है ये कॉर्डस्क्रू के शेप का होता है, और इसमें इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब है कि विद इन द चेन एक ही सिंगल स्ट्रैंड है, उसी के अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और इनके ईच टर्न में 3.6 अमीनो एसिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है और अल्फा हेलिक्स बनाती है। ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिक्स का, ठीक है।
हाँ, डिफेक्ट कहाँ आता है या बेंड कहाँ आता है, अगर कहीं से प्रोलीन आके अटैच हो जाती है, क्योंकि प्रोलीन का स्ट्रक्चर बल्की होता है, उसमें 5 मेंबर्ड रिंग है, तो वो क्या करती है, वो स्ट्रक्चर को डिसऑर्गेनाइज कर देती है। डिसऑर्गेनाइज करने की वजह से फिर हम उसको ये नहीं कहते कि वो अल्फा हेलिक्स है, फिर वो रैंडम कॉइल वाले स्ट्रक्चर में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बीटा प्लीटेड शीट। बीटा प्लीटेड शीट जो है वो इंटरचेन होता है। इंटरचेन का मतलब है बिटवीन टू चेन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वो बीटा प्लीटेड शीट्स हैं, जिगजैग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं। और एडजेसेंट जो है हमारे पास अमीनो एसिड की चेन्स जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती हैं। ये भी ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है। रैंडम कॉइल्स का मैंने आपको बता दिया है कि नो रेगुलर है, नॉन ऑर्डर है, क्योंकि इसमें जो है मोस्टली प्रोलीन या हाई चार्ज मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट है तो वो स्ट्रक्चर को डी ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। तो वो एक ये आपको नजर आ रहा है अल्फा हेलिक्स, ठीक है। ये हो गई बीटा प्लेटेड शीट्स। तो अगर कोई रैंडम कॉइल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो हमारे पास हो जाती है रैंडम कॉइल्स। नेक्स्ट टर्शरी स्ट्रक्चर जो है, इसमें अल्फा हेलिक्स भी प्रेजेंट होता है, बीटा प्लेटेड शीट भी प्रेजेंट होती है, रैंडम कॉइल्स भी प्रेजेंट होती है। ये भी 3 डायमेंशनल होता है। इनको हम बेसिकली फाइब्रस प्रोटीन या ग्लोबुलर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। फाइब्रस प्रोटीन कौन सी होती है, जो फाइबर की शेप की होती है, रोड्स होती हैं वो। और इनमें ज्यादातर जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है हमारे पास, उनमें हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन होती है, जैसे कि कोलेजन है, एक्टिन है, मायोसिन है, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रही होती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, वो स्फेरिकल और इलिप्टिकल शेप की होती हैं, ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं, जैसे कि मायोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है। ये सारी जो है हमारे पास आ रही होती है ग्लोबुलर प्रोटीन में, क्योंकि इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना, ठीक हो गया। इसके अलावा जो वे प्रोटीन है, किजीन्स है, मिल्की प्रोटीन है, ठीक है, ये भी ग्लोबुलर इन नेचर होती है। इनमें हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं। ये वाटर रिपेलेंट होती हैं, लेकिन वो सेंटर में होते हैं, और उसके गिर्द जो है वो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड। इनसाइड हमारे पास हाइड्रोफोबिक होते हैं, आउटसाइड हमारे पास हाइड्रोफिलिक प्रेजेंट होते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकती हैं वाटर के साथ, क्यों? क्योंकि आउटसाइड हमारे पास हाइड्रोफिलिक है, लेकिन अगर अंदर की तरफ जाएंगे तो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड की क्वांटिटी इंक्रीज करती जाएगी। नेक्स्ट इज क्वाटनरी स्ट्रक्चर। जो क्वाटनरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, इनमें नॉन कोवेलेंट एसोसिएशन होती हैं प्रोटीन चेन में, और ये आइडेंटिकल हो भी सकती हैं, नो आइडेंटिकल भी हो सकती हैं। इनमें हमारे पास एक्टोमायोसिन होती हैं मसल कंट्रैक्शन के लिए, और कैजीन मायोसिन होते हैं मेल में, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम बस करते हैं। हैं अभी क्या? हाँ बस अभी तो पूरा पढ़ा, इसमें पीछे सारा पढ़ा हुआ है, इसमें नया क्या है? 10 मिनट का लेक्चर लिया अभी। 10 मिनट नहीं 25 मिनट हो गए मैम। नहीं नहीं, ये तो पूरा करना है। इजी है, इसमें मुश्किल क्या है? सुन रहे हो? रोजा है ना। सुन रहे हो? बोल तो मैं रही हूँ। लो जी, अभी भी बच्चे आ रहे हैं क्लास लेने। अब मैं क्या कहूँगी, क्लास खत्म हो गई? अच्छा थोड़ा चलो ये प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं फिर। अच्छा, डिफरेंट थैंक प्रॉपर्टीज। यू। एक एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है पहले ही, ठीक है। एज एन एसिडिक नेचर भी है इनकी, बेसिक नेचर भी है, और इस वजह से इनको हम एम्फोटेरिक कहते हैं। और ये एज अ बफर, प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में एज अ बफर वर्क करती हैं। पीएच को मेंटेन करने की एबिलिटी है इनमें, ठीक है। कह सकते हैं कि इनमें बफरिंग कैपेसिटी होती है। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच भी मैंने बता दिया है। जो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच होती है वो पीएच होती है जिसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो कैंसिल होते जाते हैं, और नेट चार्ज जो है वो 0 होता है, ठीक है। इसके अलावा अब जो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है वो हर प्रोटीन की डिफरेंट होती है, प्रोटीन की। और जो हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप और जो अमाइनो ग्रुप है उनकी अमाउंट जो है वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यही प्रोसेस जो है हम फूड प्रोसेसिंग में यूज करते हैं, जो मैंने आपको पीछे बताया, कोटेज चीज की फॉर्मेशन में हम यूज कर रहे होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स सेम चार्ज के होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और उनकी डिस्पर्शन होती है वाटर में, ठीक है, स्टेबल होते हैं वो। लेकिन अगर हम रिमूव कर दे चार्ज को और रिपल्सिव फोर्सेस को,
तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ठीक है, समझ आइए ये बात। जिन मॉलिक्यूल्स पे सेम चार्ज होता है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, तो वो स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं अगर हम सोल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम उन्हीं फोर्सेस को अगर रिमूव कर देंगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जो हैं वो इंटरेक्ट करेंगे और एक प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटीन की वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर और चार्ज साइड चेन के साथ बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, ये डिपेंड कर रहा होता है साइड चेन की नेचर क्या है। ठीक है, उसके बाद जो चार्ज पोलर ग्रुप होते हैं वो वाटर के साथ रेडिली बाइंड करते हैं, और उनमें हाइड्रोफोबिक ग्रुप जो होते हैं वो वाटर के साथ बाइंड नहीं करते। अगर प्रोटीन अपनी आइसोइलेक्ट्रिक के पीएच के करीब है तो ये वाटर के साथ लेस बाइंड करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास रिड्यूस चार्ज होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल के ऊपर और इनकी रिड्यूस एफिनिटी होती है वाटर के लिए। अगर वो अपनी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच से दूर हैं तो चार्ज उनके ऊपर ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो वाटर के साथ ज्यादा एफिनिटी के साथ बाइंड कर सकते हैं। इसी तरह इसीलिए जो चार्ज साइड चेन्स हैं या जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, जो नॉन पोलर है उनकी वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी कम होती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पोलर कौन से होते हैं, नॉन पोलर कौन से होते हैं, उसी की बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि किन की वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा है, किन की वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी कम है। नेक्स्ट इज साल्टिंग इन एंड साल्टिंग आउट। साल्टिंग इन जो है कुछ प्रोटीन्स होती हैं वो डिस्पर्स करती है प्योर वाटर में, लेकिन अगर हम उनके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट सॉल्यूशन ऐड कर दें तो वो डिस्पर्स कर जाती हैं। ठीक है, जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उनकी डिस्पर्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, इस टर्म को हम कहते हैं साल्टिंग इन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके ऊपर 4 ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो वो एनाइन और केटाइन जो है वो सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ बाइंड कर लेते हैं मोर रेडिली देन वाटर। साल्टिंग इन क्या होता है कि अगर एक सिंपल वाटर है हमारे पास तो उसमें जो वो प्रोटीन्स हैं वो इतनी ज़्यादा डिस्पर्स नहीं होती। जो ही हम उसके अंदर सॉल्ट ऐड करते हैं तो उनकी डिस्पर्सिबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। क्यों इंक्रीज कर जाती है? क्योंकि जो उनके ऊपर 4 ग्रुप हैं वो सॉल्ट के साथ ज़्यादा बाइंड करने लग जाते हैं देन वाटर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं साल्टिंग इन। ठीक है, जो साल्टिंग इन है ये इंपॉर्टेंट है फूड प्रोसेसिंग में। हम अक्सर जो है ब्राइन का सोल्यूशन इंजेक्ट करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जितने भी मतलब मटन वाली शॉप्स हैं उनके अंदर वो वाटर जो है वो लगा रहे होते हैं उनको, उसके अंदर थोड़ा सॉल्ट ऐड होता है। वो सॉल्ट इसीलिए ऐड होता है क्योंकि वो जो है उनको मॉइस्ट रखे जो भी मीट है और उसका वेट इंक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन की वजह से, तो वो वाटर को रिटेन कर सकेंगे अपने अंदर। इसके अलावा पोल्ट्री में जो है फॉस्फेटेजेस ऐड किए जाते हैं फॉर सेम पर्पस। साल्टिंग आउट क्या होता है? इसमें हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है जब साल्ट कम्पीट करता है प्रोटीन के लिए फॉर वाटर। सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं होता, देयर इज इनसफिशिएंट वाटर अवेलेबल टू बाइंड टू द प्रोटीन एंड जो प्रोटीन है वो प्रेसिपिटेट कर जाती है। ये भी हम फूड प्रोसेसिंग में यूज कर रहे होते हैं कि कहाँ? फ्रीजिंग ऑफ फूड्स में। जो फ्रीजिंग प्रोसेस है इसमें वाटर को हम रिमूव कर देते हैं, आइस क्रिस्टल बन जाते हैं, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड है वो वाटर की डिक्रीज कर जाती है और सोल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्टिंग आउट। अब जो सॉल्टिंग इन सॉल्टिंग आउट दोनों है वो हम पर्पसली भी यूज कर सकते हैं और हमारे लिए अनडिजायरेबल भी हो सकता है। सॉल्टिंग इन के प्रोसेस को हम मीट का वेट इंक्रीज करने के लिए या वो जो शॉपकीपर है उसके लिए तो बेनिफिशियल है, लेकिन जो कंज्यूमर है उसके लिए नहीं है ये चीज बेनिफिशियल। के वेट कम है तो आप मतलब ये इंजेक्ट करके दे रहे हो और वेट इंक्रीज कर रहे हो और आप बेच रहे हो। सॉल्टिंग आउट का प्रोसेस जो है वो हम फ्रीजिंग में यूज करते हैं क्योंकि जब वाटर फ्रीज हो जाता है तो लिक्विड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है सोल्यूट्स की, जिसकी वजह से वो है प्रेसिपिटेशन हो जाती है प्रोटीन्स की। नेक्स्ट इज डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन आपको पता है कि हम डिफरेंट तरह करते हैं, हीट से करते हैं, पीएच से करते हैं, आयोनिक सॉल्ट की ये सॉल्टिंग इन सॉल्टिंग आउट से करते हैं, फ्रीजिंग से करते हैं, सरफेस चेंजेस से करते हैं। ठीक है, अब हीट करेंगे प्रोटीन की तो आपको पता है डीनेचर हो जाएगी प्रोटीन, क्योंकि हीट देने से जो बॉन्डिंग है प्रोटाइड बॉन्ड है वो जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाना शुरू हो जाते हैं
और वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जो है वो चेंज करते हैं। जैसे कि पास्चराइजेशन है, पास्चराइजेशन जो हम मिल्क को पास्चराइज करने के लिए हीट ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, तो वो होती है पास्चराइजेशन। इसके अलावा होती है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग क्या होता है कि आप जो है वाटर बॉयल करते हैं, जब वाटर बॉयल हो जाता है, मोस्टली ये जो है फ्रूट्स वेजिटेबल को प्रिजर्व करने के लिए हम यूज करते हैं ब्लांचिंग का प्रोसेस। ब्लांचिंग में क्या होता है कि आप वाटर बॉयल करते हो, वाटर बॉयल करने के बाद आप उसमें वो जो भी आपकी सपोज कोई भी सब्जी है उसको ऐड करते हो, स्पिनच कह लो, स्पिनच को ऐड करते हो, उसको 2 से 3 मिनट के लिए आप कुक करते हो और फौरन उसको निकाल के ठंडे पानी के नीचे रख देते हो। ये होता है ब्लांचिंग का प्रोसेस, ठीक है। पानी के नीचे आप इसलिए रखते हो, ठंडे पानी के नीचे, कि फौरन से जो वो हीट आप दे रहे हो ना वो खत्म हो जाए। अब ब्लांचिंग का प्रोसेस तो डिजायरेबल है, ठीक है, लेकिन ये कन्फर्मेशनल चेंजेस लाता है, ठीक है। इसके अलावा पीएच चेंज है। पीएच चेंज मैंने आपको बता दिया, कॉटेज चीज की फॉर्मेशन में हम यूज करते हैं। इसके अलावा हम जो योगर्ट बनाते हैं उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करते हैं, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने से जो है वो पीएच कम होती है और हमारे पास योगर्ट बनता है। दिस इज डिजायरेबल। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या करते हैं, हम सिंपली प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस कराते हैं बाय ब्रेकिंग पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, या तो किसी एसिड को ऐड करके, कंसंट्रेटेड एसिड को ऐड करके हम यूज कर रहे होते हैं। और जैसे प्रोटीलिटिक एंजाइम है। अब अक्सर आपने देखा होगा कि आप जब भी मीट कुक करते हैं तो उसके पहले आप जो है वो उसको जो पपाया है, रॉ पपाया, वो लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसमें पपेन एंजाइम होता है, तो वो क्या करता है, वो प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस कराता है, जिसकी वजह से जो अगर आप मीट कुक करते हो जल्दी होता है और सॉफ्ट होता है, ठीक है। इस तरह ब्रोमिलेन होता है, ब्रोमिलीन जो है वो पाइनएप्पल में प्रेजेंट होता है और फिशिन जो है वो फिग्स में प्रेजेंट होता है। ये तीनों चीजें जो है वो हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन कराती हैं, और जिसकी वजह से जो टेक्सचर है उसका मटन का वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो ये अगर आपने कभी अपने घर में देखा हो तो आपको पता होगा कि अक्सर जो है स्पेशली मटन या बीफ बनाने के लिए जो है वो रॉ पपाया जो है वो मैरिनेशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज मिलार्ड ब्राउनिंग। मिलार्ड ब्राउनिंग मैंने आपको पीछे भी बताया था कि क्या होती है। ये हम ब्राउन कलर इम्पार्ट करते हैं डिजायरेबली, जैसे कि बेक्ड प्रोडक्ट्स हैं। इसमें क्या होता है, शुगर और अमाइनो ग्रुप जो है वो आपस में कम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसकी वजह से वो मिलार्ड ब्राउनिंग का कलर आता है। इसको हम नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग भी कहते हैं, क्योंकि हमने इसमें कोई एंजाइम ऐड नहीं किया, हमने सिंपल जो है वो मिलार्ड रिएक्शन हुआ है शुगर के दरमियान और फ्री अमाइनो ग्रुप ऑफ प्रोटीन के दरमियान, जिसने हीट किया है तो उसने ब्राउन कलर दिया है, ठीक है। अक्सर हम एंजाइम ऐड करके भी एंजाइमेटिक ब्राउनिंग जो है वो कर सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में होता है कि नेचुरली जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो ब्राउन कलर इम्पार्ट करते हैं, जो कि फूड को डैमेज करने से होता है, वो डिजायरेबल नहीं है, ठीक है। कुछ चीजें हम डिजायरेबली इंड्यूस कर रहे होते हैं, कुछ चीजें जो हैं वो अनडिजायरेबली हो रही होती है, जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। हाई शुगर कंटेंट है किसी भी में तो वो जो है वो कोज करता है मिलार्ड ब्राउनिंग। हाई प्रोटीन कंसंट्रेशन है वो करती है, हाई टेम्परेचर देती है, हाई पीएच देती है, लो वाटर कंटेंट है तो वो रीजन ये दीज आर द रीजंस फॉर मिलार्ड रिएक्शन टू हैपन। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो एंजाइम्स हैं। जो एंजाइम्स हैं ये आपको पता है कि क्या करते हैं, एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं। हम डिफरेंट फूड प्रोसेसिंग में एंजाइम को यूज करते हैं। अब इसमें ऐसा कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, आपको पता है कि एंजाइम का फंक्शन क्या होता है और आप उसको फूड में यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं जो कलर, फ्लेवर, टेक्सचर इम्पार्ट कर रहे होते हैं, हेंस क्वालिटी ऑफ फूड को इंक्रीज करने के लिए हम एंजाइम्स ऐड कर रहे होते हैं। वही है क्लोटिंग ऑफ मिल्क हो गई। अगर हम डिजायरेबल एंजाइमेटिक रिएक्शन की बात करें बाय रेनेट, रेनेट क्या होती है, ये एक प्रोटीन है, एंजाइम है मेकिंग चीज के लिए, राइपनिंग ऑफ चीज के लिए, मीट की टेंडराइजेशन के लिए, पेपेन, ब्रोमेलिन एंड फिसिन, दीज आर द एंजाइम्स, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें ऐसे कुछ इशू नहीं है एंजाइम्स में। और आपको पता है कि जो एंजाइम्स हैं वो टेम्परेचर पीएच स्पेसिफिक होते हैं, अगर हम थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो वो एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएंगे और वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे।
अच्छा, फंक्शनल रोल्स क्या हैं प्रोटीन के फूड में? हम डिफरेंट प्रोटीन्स में यूज करते हैं, प्रोटीन्स को यूज करते हैं फूड इंडस्ट्री में, ताकि हम उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज को जो है वो ले सके। सबसे पहले हम सोलबिलिटी और न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करते हैं। थिकनिंग, बाइंडिंग, जेलिंग और इमल्सिफाइंग और फॉर्मिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। डिपेंड कर रहा होता है कि अमाइनो एसिड की कंपोजिशन क्या है, उनकी सीक्वेंस क्या है, उनके दरमियान बॉन्ड क्या है, जिसकी वजह से डिफरेंट फंक्शनल प्रॉपर्टीज डिफरेंट फूड में हो सकती हैं। जो वे प्रोटीन्स होती हैं सोलबिलिटी के लिए यूज की जाती है। सोलेबल होती है एट एसिड पीएच पे, अगर रिलेटिवली हाइड्रोफिलिक एंड एबल टू बाइंड टू अ लॉट ऑफ वाटर। तो आप कह सकते हैं कि जो वे प्रोटीन है वो वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी उनकी ज़्यादा होती है, हाइड्रोफिलिक in नेचर होती है और मोर एसिडिक नेचर में काम करती है, ठीक है। और ये अपनी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे प्रेसिपिटेट नहीं करती, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं टू फोर्टिफाई एसिडिक बेवरेजेस सच एज स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, ठीक है। और इसको हम न्यूट्रिशनल फोर्टिफायर के तौर पे भी यूज करते हैं बेक्ड गुड में। इसके अलावा जो एग प्रोटीन है वो थिकनिंग और बाइंडिंग के तौर पे काम कर रही होती है। जो मीट प्रोटीन है वो भी बाइंडिंग एजेंट के तौर पे काम करती है। जेलेटिन और एग वाइट्स हैं वो हम एज अ जेलिंग एजेंट ऐड करते हैं। डिफरेंट आपने देखा होगा हम एग वाइट को यूज कर रहे होते हैं कि वो फॉर्म, जब हम उसे बहुत ज़्यादा बीट करते हैं तो वो फॉर्म की शेप जो है वो उसकी आ जाती है, ठीक है। तो इसी तरह ये डिफरेंट फंक्शंस हैं जो हम फूड में यूज कर रहे होते हैं एज अ प्रोटीन, ठीक है। मोस्टली हमारे पास जो है वो एज सोलबिलिटी के लिए और बाइंडिंग के लिए, इमल्सिफायर और फोर्टिफिकेशन के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। समझ आ गई है? कॉन्जुगेटिक प्रोटीन्स आपने पढ़ी हुई हैं। फॉस्फोप्रोटीन्स, फॉस्फोप्रोटीन्स कौन सी होंगी? जिनमें फॉस्फेट ग्रुप होगा, ठीक है, सीरीन के साथ। इसमें हमारे पास केजीन आती है। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन कौन सी होगी? जो शुगर के साथ अटैच होंगी। लिपोप्रोटीन जो लिपिड्स के अटैच होंगी, और हीमोप्रोटीन जो आयरन के साथ अटैच है। और ग्लोसरी किसी की भी करनी है आपने, नहीं भूलनी। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो। सारा तो पढ़ा दिया मैम, आपने सिर्फ प्रॉपर्टीज ही कहा था। तो प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ाई है? एंजाइम जी पढ़ा दिए, फंक्शनल प्रॉपर्टी, हर चीज प्रॉपर्टी है। पढ़ा। चलो कोई नहीं, ये पढ़ा हुआ है सारा, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। एक रीडिंग दोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। और हाँ, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जो मैं पढ़ा रही हूँ बस उतना ही काफी है। अगर आप पढ़ना जो चाहते आपने हो, हाईलाइट किया बस वही करना। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये आपकी मर्जी है, अच्छी बात है। पर मैंने इम्पोर्टेंट ग्लॉसरी तो नहीं पढ़नी? ग्लोसरी पढ़नी है, डेफिनेशंस आनी चाहिए आपको। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, एक बार ग्लॉसरी वाला खोल दे, मैं इसको। अमन जलील, इसमें क्वेश्चन कैसे आता है मैम? क्वेश्चन आपको ज्यादातर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगी, पास पेपर भी दिखाऊंगी कैसे आते हैं। पहले पिछला तो पास कर लो। हाँ जी। ईमान, अटेंडेंस। स्क्रीनशॉट ले लूं? हाँ ले लो स्क्रीनशॉट, पर मैं बोल भी रही हूँ, कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। अमन इतजाज, प्रेजेंट। अमीना शौकत, जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा मैम उसके एब्सेंट लगा दी। मैंने लास्ट टाइम भी लगाई है। अमीना शौकत, अनफाल, अनफाल। इनको मेरी आवाज नहीं जा रही कि मुझे इनकी आवाज नहीं आ रही कि ये सोए हुए हैं? आप सो रहे हैं। सिफ्त, प्रेजेंट मैम। अमन जलील, अरवा राशिद। प्रेजेंट मैम। ये अब क्यों आ रहे हैं एडमिट होने? आतिका मकसूद, फातिमा तूर, यस मैम। हिरा इकबाल, प्रेजेंट मैम। हिजरा नदीम,
Present, ma'am. मरियम हमीद, Present. विशाल, विशाल माइक ऑन। Present. शाइजा, Present, ma'am. निदा, Present, ma'am. मारा, प्रेजेंट। रुमाना, Present, ma'am. अच्छा जी, कौन नहीं बोला था? अमन, अमन, मुझे आमना शौकत का मैसेज आया, वो कह रही मैं प्रेजेंट हूँ। तो बोली नहीं। अच्छा पता अमन, नहीं व्हाट्सएप पे किया। और अनफाल का यहाँ पे आया हुआ था मैसेज। ओके, माइक ऑन करके बोला करें। चलें और ठीक, मेरा तो नाम दिया नहीं आपने। बोला सबसे पहले। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, आई लव यू। मैम आपने मेरा भी नाम, कौन है मैम ये? आपने मेरी अटेंडेंस नहीं लगाई। कौन है ये? मैं नतालिया। नतालिया मुझे शो ही नहीं हुई यहाँ पे। नतालिया ने डॉट 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 लगाया मैं, मैम इसको वैसे मैम वो एक्शन मार्क। कोई और नाम लिखो। वो एक कोई और मीटिंग अटेंड करनी थी तो मैं अपना नाम छुपा दिया था। ओके